आपने कहा कि 5 कमल खिला के देगा उत्तराखंड। अरे 5 कमल क्या, मैं देख रहा हूँ 2014 में 5 कमल खिलाए, 2019 में 5 कमल खिलाए, 2024 में 5 कमल खिलाए। मैं ये जानना चाहता हूँ जो आम व्यक्ति है, जो आम मतदाता है, उसके जीवन के कमल कब खिलेंगे। देखिए हमारे यहाँ 13 जिले हैं, 13 में से अगर आप आर्थिक स्थिति में देखें तो 75% GSDP केवल 3 जिलों से आती है, आपका हरिद्वार, आपका देहरादून, आपका उधम सिंह नगर। तो आप जो पहाड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति कब बदलेगी, ये जो डिस्पैरिटी है वो कब खत्म होगी। देखिए ऐसा है, अगर आपका कैलकुलेशन इस तरीके का है तो आपका कैलकुलेटर गलत है। मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट है, ये पलायन आयोग जो आपकी सरकार ने बनाया उसकी पूरी रिपोर्ट्स है। अनिल जी, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसा भू कानून उत्तराखंड को मिलना चाहिए। आपने कहा मैं वोट बनाऊंगा, कुछ लोग आपसे ये भी कह सकते हैं कि ठीक है अनिल जी, हम तो अपने गांव में जाने को तैयार हैं, आप वहां हमारे लिए रोजगार का प्रबंध कर दीजिए, आप हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ कर दीजिए और स्वास्थ्य की कुछ सुविधाएं वहां पर बढ़ जाए। जब तक ये 3 क्रूशियल इश्यूज का समाधान ये राज्य नहीं ढूंढेगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं ढूंढेंगे, तो वो जो सपना आप ड्रीम कर रहे हैं वो बहुत टफ है साहब। आप नेशनल पॉलिटिक्स से खुश हैं? आप मुझे बताइए, जो राज्य के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ आपका कैसा कोऑर्डिनेशन है? मैं अपनी गढ़वाल लोकसभा को देश की सबसे अच्छी लोकसभा बनाए, मेरा कर्तव्य है कि मैं सबसे नंबर 1 लोकसभा बनाने के लिए संघर्ष करूं। और मैं आपको कह के जाता हूं, मेरे पास, मैं राज्यसभा में था और मेरे पास और भी बहुत सारे विकल्प थे। मैंने विकल्प चुना कि नहीं, मेरे को अपने गढ़वाल की सेवा करनी है, अपने पहाड़ की सेवा करनी है, मैं उसके लिए आया हूँ। मैं रोज दिल्ली के एक एक मंत्री के पैर जाके पकड़ता हूँ, रोज दिल्ली में एक मंत्री के जाके आगे भीख मांगता हूँ कि मेरे पहाड़ के लिए करना है, मेरे पहाड़ के लिए करना है। नगर निकाय में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? देखिए जिस तरह से हमारे पास फीडबैक और आकलन है, हमें लगता है कि उसमें कोई आसपास भी नहीं है। बट आप नेता इंपोर्ट क्यों करते हैं? मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ आपके कार्यकर्ताओं का क्या होगा, क्या वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए, झंडा लगाने के लिए? कई सारे कांग्रेस के नेता, दूसरे पार्टी के नेताओं को लाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। पॉडकास्ट में आज हमारे बहुत ही खास मेहमान है अनिल बलूनी जी, जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और गढ़वाल से सांसद है। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए, समय देने के लिए। तो वैसे तो 6 महीना बहुत कम होता है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा किसी से ये नहीं अपेक्षा रखते कि उन्होंने क्या कर दिया। बट आपका ये 6 मंथ का अनुभव कैसे रहा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी और लोकसभा का भी? देखिए जब हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे तो हमने लोगों से बहुत सारी बातें की है, बहुत सारे वादे भी किए हैं और बहुत सारे जो आने वाला भविष्य के हमारे सपने हैं उनको लेकर भी बातचीत की है। और ये जो पिछले 6 महीने गया है, इस 6 महीने में उन सपनों को कैसे साकार करना है, इस दिशा में काम कर रहे हूँ। निश्चित तौर पे जब हम लोकसभा के सांसद बनते हैं तो लोगों की डे टू डे की बहुत सारी ऐसी डिमांड्स रहती है कि ये होना है, वो होना है। उस सब को करते हुए एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए भी काम करना, ये 2 चीज़ों का समन्वय बनाने की ज़रूरत है, जिसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक डे टू डे जो लोगों को कोई समस्या है, लोगों की कोई परेशानी है, उसका समाधान करना, और साथ ही साथ जो हमारा संकल्प था कि गढ़वाल लोकसभा को देश की अग्रणी लोकसभाओं में लेके आना, इस गढ़वाल लोकसभा का विकास करना, यहाँ के जो हमारे और जो लोगों को किस तरह से हम और आगे पहुँचा सकते हैं, इस सब को लेकर जो हमारी सोच है उसके लिए काम करना। पिछले 6 महीने में मैंने सब चीज़ के लिए सोचा है और उस चीज़ों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको कॉन्क्रीट रूप से दिखने भी लगेगा। तो आपने प्राथमिकताएं कुछ तय की हैं? मुझे याद है मैंने जब आपको इंटरव्यू किया, आपने कहा आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, मैं आने वाले समय में वो प्रायोरिटीज़ तय कर चुका हूँ। क्या वो प्रायोरिटीज़ आपने तय की हैं? देखिए मैंने आपको बताया, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में जो डे टू डे हमारा आता है वो करने की होती है। जो लॉन्ग टर्म हम लोगों की जो तैयारी है कि एक एक करके, जैसे हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में हमारा जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, जो कम्युनिकेशन है, वो कैसे अच्छा हो। देखिए इस वक्त बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मोबाइल के माध्यम से होते हैं, बहुत सारे काम बच्चों की पढ़ाई तक मोबाइल फ़ोन से के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से होती है। इन सब चीज़ों को कैसे करें, मैं इस काम में लगाऊं कि हमारी गढ़वाल लोकसभा में कोई डार्क जोन ना रह जाए। उस सब के लिए टेलीकॉम कंपनियों से लगातार बातचीत चल रही है। हमारे जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों ने उन डार्क जोन को चिन्हित किया है
जहाँ पर आवश्यकता है कि हम टावर की शक्ति को बढ़ाएं, उसको काम करने की कोशिश करें। कहीं पर टावर की दिशा को और साइंटिफिकली बदलने की ज़रूरत है तो उस पर काम कर रहे हैं। साथ ही जहाँ पर नए टावर लगने हैं उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए लगातार इस पर अभी जल्दी ही सारी टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठ के काम करने वाले हैं और निश्चित तौर पे आने वाले समय में गढ़वाल लोकसभा डार्क जोन रहित लोकसभा होगी। और ये मैं आपको कह सकता हूँ इस तरह की दुर्गम लोकसभा में आप पहली बार होगा। एक अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कुछ टाइमलाइन आपने रखा है? मुझे लग रहा है आने वाले कुछ महीनों में ये इसमें काम शुरू हो जाएगा और इसको मतलब हम समाप्त भी कर लेंगे। ओके, मुझे याद है जब मैं आपको इंटरव्यू कर रहा था आपने कहा कि 5 कमल खिला के देगा उत्तराखंड, मुझे पूरा विश्वास है। अरे 5 कमल क्या, मैं देख रहा हूँ 2014 में 5 कमल खिलाए, 2019 में 5 कमल खिलाए, 2024 में 5 कमल खिलाए। मैं ये जानना चाहता हूँ और वो सबसे कि भाई जो आम व्यक्ति है, जो आम मतदाता है, उसके जीवन के कमल कब खिलेंगे? देखिए, अगर आप जब बद्रीनाथ हाईवे पे चलते हैं और आप देश के किसी और प्रदेश की सड़कों से उसको कंपेयर करते हैं तो क्या ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है? आप देखते हैं कि किस प्रकार से ऑल वेदर रोड्स में काम चल रहा है। ये कमल खिलने की तरह ही हैं। अगर आप ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग को अगर देखेंगे, एक लोकसभा क्षेत्र को कैटर करती बस, हेड टू टेल एक लोकसभा है। कितने हजार करोड़ की योजना है। क्या किसी देश के किसी और लोकसभा में इस तरह का या किसी और स्थान पे ऐसा काम हो रहा है? निश्चित तौर पे उत्तराखंड के अंदर और गढ़वाल लोकसभा में और हमारे पूरे राज्य के अंदर इस तरह के काम हो रहे हैं। ऐसे में तमाम काम आपको गिनवा सकता हूँ कि किस प्रकार से लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है गढ़वाल के अंदर और उत्तराखंड के अंदर। तो ये सब जो आपने 14, 19 और 24 गिनाया, ये वही है। बहुत तेजी के साथ परिवर्तन आ रहा है। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उत्तराखंड में इतना तेजी का विकास होगा। आज रोज नई ट्रेनें चल रही हैं उत्तराखंड के लिए। आज वंदे भारत भी है, राजधानी भी है, जनशताब्दी भी है, सब चीज़ें। आज देहरादून का एयरपोर्ट हिंदुस्तान के हर बड़े राज्य के साथ कनेक्ट हो रहा है। आज कभी क्या किसी ने कल्पना की थी कि इतनी सारी फ्लाइट से देहरादून एयरपोर्ट पे आ जाएंगी? देहरादून का एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। हम लोग जगह जगह पे हेलीपैड के नेटवर्क बना रहे हैं। बहुत तमाम काम हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको गिनाने लगूंगा, आपका पूरा पॉडकास्ट का समय इस पर चले जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में तेज़ी के साथ काम हो रहा है और मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे उत्तराखंड के लोगों को कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये गति कुछ भी नहीं है। हम इससे कहीं ज़्यादा द्रुत गति के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। बट अनिल जी, आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, खासकर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवे, आपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ 13 ज़िले हैं। 13 में से अगर आप आर्थिक स्थिति में देखें तो 75% GSDP केवल 3 जिलों से आती है। आपका हरिद्वार, आपका देहरादून, आपका उधम सिंह नगर। तो आप जो पहाड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति कब बदलेगी? ये जो डिस्पैरिटी है वो कब खत्म होगी? देखिए, ऐसा है, अगर आपका कैलकुलेशन इस तरीके का है तो आपका कैलकुलेटर गलत है। ये मेरा नहीं, ये तो इकोनॉमिक सर्वे का कैलकुलेटर है। मैं वो तरह नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। ये नीति निर्माता भी इसी कैलकुलेटर से चलता है। अरे भैया सुनिए, आप आंकड़ों की बात कर रहे, मैं कह रहा हूँ ऐसा कंपैरिजन करना ये गलत है। हमको आप देहरादून के तरीके से आप पौड़ी ज़िले को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आप पौड़ी ज़िले में किस तरीके से तेज़ी से विकास हो रहा है या पहाड़ में किस तरीके से समय बदल रहा है, उसको देखिए। आप कभी भी, आपका ये मानक नहीं हो सकता है। आप किसी 2 जिलों को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, उसको आपका, इसीलिए मैं कहा आपका कैलकुलेटर गलत है। हम पहाड़ को पहाड़ की तरह विकास करने जा रहे हैं। हम वहाँ रोज़ नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। जो विकास की हमारी सोच है और उसकी गति है, उसमें हम लगातार तेज़ी ला रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले कुछ और महीनों में ये और तेज होगा और लोग भी समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या उत्तराखंड के लोग समझ नहीं रहे हैं? क्यों हमको 24 में जिताते, 19 में जिताते, 14 में, 19 में, 24 में जिताते हैं? क्या हमको विधानसभा, आप सारे लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी है। हाँ, तो निश्चित तो उन्हीं के तो विजन से चल रहा है ये वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज। कल मैं 24 घंटे बॉर्डर एरिया में था। आप देखिए, क्या किसी ने आज तक वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज की कल्पना की थी? क्या किसी ने, हम अंतिम गांव बोलते थे, प्रथम गांव, ये एक छोटी परिवर्तन लग रहा है आपको? ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि जो अंतिम गांव को प्रथम गांव बना देना। मैं ITBP के जवानों के साथ था अभी बॉर्डर में, किस तरीके से वहाँ
सुविधाएं दी जा रही है बॉर्डर वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज में। एक छोटी सी बात है, मेरी लोकसभा में 12 से 15 वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज हैं। क्या ये एक नई सोच नहीं है क्या? इसी तरीके से हर परिक्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर ऐसी नई योजनाओं के साथ हम परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल जी, डिस्पाइट आपने कहा कि मेरा कैलकुलेटर गलत है, नहीं, कैलकुलेटर का मतलब है कि आपका कंपैरिजन करना। कंपैरिजन, मेरे पास एक और कंपैरिजन है, और ये रिपोर्ट भी मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट है। ये पलायन आयोग जो आपकी सरकार ने बनाया, उसकी पूरी रिपोर्ट्स है और बहुत डीप स्टडीज में की गई है। अगर ये बात आपकी सही है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इतना होने के बाद भी ये पलायन की गति रुक क्यों नहीं रही है? और खासकर पौड़ी, टिहरी, चमोली और अल्मोड़ा, ये चारों में तो पलायन की रेट गिरी नहीं रही है। बिल्कुल, देखिए मैं तो इस पलायन पर काम भी कर रहा हूँ। और अगर आप देखिए, पलायन को आप समझना पड़ेगा। पलायन पूरे देश में हो रहा है। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उससे पलायन होकर शहरों कस्बों की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र है उसमें उसकी गति बहुत ज़्यादा है। और ये वाकई चिंता की बात है कि ये इतनी ज़्यादा है। और इसके लिए मैं इसको भी 2 हिस्सों में बांटता हूँ, जो लगातार मैं आजकल संघर्ष कर रहा हूँ। एक तो पलायन को रोकना, एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व को रोकना। अब आप बोलेंगे कि ये दोनों चीज़ों को कंपेयर क्यों कर रहे हो भाई? ये आप ये नई चीज़ क्यों ले आए कि राजनीतिक पलायन होगा? राजनीतिक प्रतिनिधित्व को रोकना, कि ऐसा तो नहीं जो लीडर्स पहाड़ के थे वो नीचे प्लेन में आगे क्यों लड़ रहे हैं? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप पलायन की बात कर रहे हैं, मैं राजनीतिक पलायन की भी बात कर रहा हूँ। अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का पलायन जिस तरह से हो रहा है, आप देखिए, जब उत्तराखंड राज्य बना तो पौड़ी जनपद में 8 विधानसभाएं थी। बिल्कुल। उसके बाद ये रह गई 6 जब डिलिमिटेशन हुआ, और आने वाले समय में संभवतः 4 रह जाएंगी। इसी प्रकार से जब उत्तराखंड राज्य बना तो चमोली जनपद में 4 सीटें थी, आज 3 रह गई। अगले में इसी प्रकार अल्मोड़ा में भी है, इसी प्रकार से पिथौरागढ़ में भी है, इसी प्रकार से हमारे उत्तरकाशी और टिहरी जनपद में भी है। अब इतनी तेज़ी के साथ पलायन होगा तो सीटें कम होती रहेंगी, तो अगले वाले में और कम हो जाएंगी। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जब पलायन हो जाएगा और वहाँ सीटें कम हो जाएंगी तो कौन जाएगा इस पहाड़ की ओर? ना नेता जाएंगे, ना अधिकारी जाएंगे, तो और महामारी की तरह हो जाएगा। मेरे को चिंता ये है, और मैं लगातार कह रहा हूँ, मैंने एक अभियान चलाया कि अपना वोट अपने गाँव। लोगों को, बहुत लोगों को समझ आया, बहुतों को नहीं आया, बहुत लोगों ने अपने गाँव में वोट भी बनाए। अब आप देखिए, मेरा वोट कोटद्वार के अंदर था। मैंने अपना कोट ब्लॉक में, पौड़ी में, अपने गांव में अपना वोट बनाया। अगर मैं लोगों से ये लगातार अपील कर रहा हूँ, और 2025 में मैंने लक्ष्य रखा है कि मैं हिंदुस्तान के हर भाग में जाऊँगा, और जो वहाँ उत्तराखंड के पर्वतीय और ख़ासतौर से मेरी गढ़वाल लोकसभा के जो हैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप अपने गाँव जाइए, एक त्यौहार वहाँ मनाइए, एक बच्चे का जन्मदिन वहाँ मनाइए, एक अपनी शादी की सालगिरह वो मनाइए, अपना वोट वहाँ मनाइए। अब अगर ये इस तरह से चलेगा तो इस पलायन को रोकने में हम होंगे, और लोग, हमारे राजनीतिक लोग, हमारे अधिकारी वहाँ जाते रहेंगे। अब मैंने 2025 के लिए लक्ष्य रखा है, और रमेश जी, निश्चित तौर पे आप जैसे लोग जो उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं उनकी भी मुझे मदद चाहिए। मैं आगामी वर्ष में, मेरा लक्ष्य है कि मैं अपनी लोकसभा में 1 लाख नए वोट बनाऊँ, और मैं इसके लिए 10 लाख लोगों से मिलने वाला हूँ पूरे देश के अंदर। 2025 में, आगामी वर्ष में, मैं जितने लाखों लोगों से मिलूंगा जो उत्तराखंड के लोग होंगे, यहाँ मिलूंगा, आसपास मिलूंगा, देहरादून में मिलूंगा, जयपुर मिलूंगा, दिल्ली मिलूंगा, पूरे देश में जाए, विदेश में भी तो विदेश में भी उनसे संपर्क करूंगा और कहूंगा अपना वोट कृपया अपने गाँव बने। बट ये प्रॉब्लम केवल गढ़वाल लोकसभा की नहीं है ना, बाकी लोकसभा की है। तो आपने अपने समकक्षों से बात की, उन 4 कमलों से भी आपने बात की। सब मैं ये सोच रहा हूँ, आप लोग, हम सब मिलके करते हैं। आप इस दिशा को जाइए, मैं उस दिशा को जाता हूँ, हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। मैंने बिल्कुल अपने और साथियों से बातचीत की है, वो सब लोग मिलके करेंगे। मैं गढ़वाल लोकसभा की केवल इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं उस लोकसभा को प्रतिनिधित्व करता हूँ, और मैं जब तक मैं राज्यसभा में था तो मैं पूरे राज्य की बात करना मेरे लिए आसान था। आज ऐसा ना हो कि कोई ऐसे समझे कि भाई मैं किसी के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं अपनी लोकसभा में तो निश्चित तौर पे करूँगा। बाकी सांसदों से भी मैंने आग्रह किया। एक कभी कार्यक्रम में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी थे, वहाँ पर मैंने मंच से ही उनसे आग्रह किया, और उन्होंने भी कहा कि नहीं, बिल्कुल इसके लिए लगेंगे। बाकी लोगों से भी करेंगे। 2025 का वर्ष उत्तराखंड की इस समस्या के प्रति एक युद्ध का वर्ष है,
और आप मान के चलिए मैं बिल्कुल अपनी बात में अडिग रहने वाला हूँ, जिद्दी आदमी हूँ, इसको करके रहूँगा। और पूरे अगर मैं 1 लाख वोट बनाऊंगा तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए 1 से 2 सीटें बढ़ाने की, क्योंकि वो फैलाव के साथ होगा, तो हम 1 से अधिक सीट जो हमारा कम होनी थी उसको उल्टा रिवर्स करके बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा देश के अंदर। जिस प्रकार से हमने पिछले 6-7 सालों के अंदर एक लुप्त होते अपने त्यौहार को, इगास को पुनर्जीवित किया, आज पूरे देश और दुनिया में जो उत्तराखंडी रहते हैं वो इगास मनाते हैं। मुझे मेरे जो गैर पर्वतीय साथी हैं वह भी मैसेज करते हैं हैप्पी इगास का। जिस प्रकार से हमने इगास को मेहनत करके इस्टेब्लिश किया है, उसी प्रकार से हम मेहनत करके इस अपने जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का पलायन है उसको रोकने के लिए युद्ध स्तर पे संघर्ष करेंगे। मैं आपकी बात को दोहराता हूं। आपका ये कहना है 2025 में अनिल बलूनी ये कह रहे हैं मैं 1 लाख वोट गढ़वाल लोकसभा में बनाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है और इसे मैं करके दिखाऊंगा। एकदम, है ना? तो इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि डिलिमिटेशन अगला जो होगा उससे पहाड़ की और सीटें कम होगी। अगर पहाड़ के प्रतिनिधित्व को बचाना है तो हमारे पास ये एक रास्ता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, आपने अपने चुनावी यात्रा के दौरान कहा कि जहाँ भी सड़कें नहीं हैं मैं प्राथमिकता के आधार पर उन सड़कों का निर्माण कराऊंगा ना। सबसे सीरियस प्रॉब्लम क्या है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस। तो ये फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से जो हमारे तमाम काम रुके हुए हैं, भैया आप ही की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अब तो इसमें देरी होनी ही नहीं चाहिए। देखिए रमेश जी, आप तो दिल्ली में पत्रकार भी रहे हैं और आप भी जानते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट के लोग किस तरह से सोचते हैं और उनके सोचने का तरीका क्या है। उनका भी गलत नहीं, उनकी ट्रेनिंग इसी प्रकार की है। जब मैं सांसद बनने के कुछ दिन के अंदर ही मैंने मेरी लोकसभा के अंदर 5 जिले पड़ते हैं, प्रशासनिक जिले, जिसमें 3 जिले पूर्ण रूप से और 2 आंशिक है। मैंने 5 जिलों के जिलाधिकारियों को एक पत्र लिख के कहा कि मुझे तुरंत ऐसी सड़कों की सूची दी जाए जो वन विभाग की आपत्ति के कारण रुकी हुई है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं मतलब सिर्फ बोलता नहीं हूँ, करता भी हूँ। जो आपने बात की, मैंने वो काम कर चुका हूँ। मैंने 184 ऐसी सड़कों की सूची मुझे सारे जनपदों से मिली जो वन विभाग की आपत्ति के कारण रुकी हुई है। अब मैंने उस पर काम करना शुरू किया। मैं इस तरह की मेरा काम करने का तरीका है ये। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी, और आप अगर किसी बड़े फॉरेस्ट के अधिकारी से मिलेंगे वो भी आपको बताएंगे, अब रोज़ 2-3 सड़कें आपत्तियाँ हटनी शुरू हो गई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो कुछ सड़कें हैं जो गंभीर कारणों से रुकी हुई हैं, उनको छोड़ के मैं सभी सड़कों को वन विभाग की आपत्ति से हटवा दूंगा। और आने वाले समय में ये सड़कें बनेंगी, हमारे गांव तक ये सड़कें जाएंगी। ओके। अब अनिल जी, आपने कहा मैं वोट बनाऊंगा। कुछ लोग आपसे ये भी कह सकते हैं कि सी का अनिल जी, हम तो अपने गांव में जाने को तैयार हैं, आप वहाँ हमारे लिए रोज़गार का प्रबंध कर दीजिए, आप हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ कर दीजिए और स्वास्थ्य की कुछ सुविधाएं वहाँ पर बढ़ जाए। ये 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से लोग पलायन करते हैं। तो इस पे आप किस तरह से देखते हैं? जब तक ये 3 क्रूशियल इश्यूज़ का समाधान ये राज्य नहीं ढूंढेगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं ढूंढेंगे, तो वो जो सपना आप ड्रीम कर रहे हैं वो बहुत टफ है साहब। देखिए, अपने स्तर पे जो मुझे करना है, अपने स्तर पे देखिए, मैं एक बहुत बड़ी लोकसभा का सांसद हूँ, लेकिन उसकी एक लिमिटेशंस भी हैं, वो सब आप समझते भी हैं। उसके बावजूद जितना भी हो सकता है, अभी हम लोगों ने, मैंने एक ये कार्यक्रम बनाया है कि मैं गढ़वाल लोकसभा के अंदर 2 स्थानों पे बड़े रोजगार मेलों का आयोजन करूँगा। हिंदुस्तान की जितनी बड़ी कंपनी, उनके सामने चाहे भिक्षा मांगनी पड़े तो भिक्षा जाके मांगूंगा, लेकिन 2 स्थानों पे अभी फ़िलहाल आने वाले समय में रोजगार मेले लगेंगे। वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों को लेके आएंगे, उनको जो लोग चाहिए कोशिश करेंगे कि उनको कुछ लोग वहाँ से मिल पाए। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो मैं अलग अलग जगह से करूँगा, और आने वाले समय में इन चीज़ों के लिए भी बढ़ेंगे हम लोग आगे। अब सोचिए, आपने ये अच्छा, आपका ऑब्जेक्टिव सोच अच्छी है कि बड़ी कंपनीज आएंगी, बट वो तो स्किल डिमांड करेंगी ना। तो आपकी नज़र में है कि पहले उनसे बात कर ली जाए और स्किल यहाँ पर कर दी जाए, उनसे ही बात कर ली जाए कि हमारे लोगों को आप स्किल भी कर दीजिए साहब। वो सब उसी बारे में विषय पे बात भी हुई है। जो लोग, जिनको इस तरह के रॉ लोग चाहिए होंगे, वो उनको करके आगे करेंगे। और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के में एक पद में हूँ और लगातार देश के बड़े उद्योगपतियों से मिलना भी होता है, तो निश्चित तौर पे उनको बातचीत करके इन लोगों को स्किल किया जाएगा और कोशिश करेंगे इसमें अपना भागीदारी करें। एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है, और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो सिस्मिक जोन 5 में है,
और कैरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता को लेके इस देश में बहुत चर्चा हो रही है। इनफैक्ट मैंने देखा कई सारी रिसर्च टीमें लगी हुई हैं। ये एक वाकई इतना बड़ा कंसर्न है क्योंकि हमने जोशीमठ का एग्जाम्पल देखा। कोई और शहर हमारा जोशीमठ ना बने या भूधसाव या लैंड सब्सिडियंस की स्थिति ना आए, आप लोग क्या कर रहे हैं उसमें? देखिए, ये मतलब ये आमतौर पे इस तरह की चीज़ों में राज्य सरकार और केंद्र सरकारें ज़्यादा स्टेप उठाती हैं। मेरे स्तर पे, बिकॉज जोशीमठ आपकी हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसीलिए मैंने अभी जब जोशीमठ वाले, जब मैं सांसद बनने के बाद मेरी लगातार भारत सरकार का जो हमारा अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है उससे भी उसमें कई बार चर्चा हुई है, और पार्लियामेंट सेशन के दौरान भी कई बार जो हमारे इस विभाग से जुड़े लोग हैं उनसे मेरी बातचीत भी हुई है। और विशेषकर जोशीमठ को लेकर और हम लोग आगे बढ़ने वाले, उसको रिसर्च को और बेहतर तरीके से करेंगे। ये एक बहुत वृद्ध उसका क्षेत्र है, उसके बारे में जरूर आने वाले समय में काम करना है। और दूसरा जो मैंने कहा सिस्मिक जोन 5 में कि हम किस तरह के वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को अलाउ करें, बिकॉज क्या है कि आने वाले समय में तो बहुत नुकसान हो जाएगा जिस तरह से हम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है। तो आपको लगता है कि कोई मॉडल हमें खड़ा करना पड़ेगा खासकर पहाड़ों के लिए, तो ताकि ये बात ध्यान में रखे कि भूकंप या इस तरह की परिस्थितियाँ हमारे सामने? देखिए, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं भी लगातार जिस तरह से प्रवास कर रहा हूँ, मैंने इस विषय के प्रति जागरूकता भी लोगों में दिखी है। हाँ, बिल्कुल दिखी है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। और अभी जहाँ जब मैं लगातार पहाड़ पे जाता हूँ, जो लोग गदेरों में पहले घर पर वो अपना पिलर डाल के खड़ा करते थे, अब लोगों में ये जागरूकता आई है। लोग बात करने लगे, नहीं भाई थोड़ा दूर बनाना चाहिए, ये देखिए गलत बन रहा है। पहले मैं आज से कुछ साल पहले तक इस तरह की चर्चा नहीं होती थी, लेकिन ये जागरूकता लोगों में आ रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है। आपको लगता है स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्टनेस करनी होगी, क्योंकि हम ऐसे अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि जब नुकसान होता है तो फिर हमारे पास कहने के लिए कुछ होता नहीं है। बिल्कुल रमेश जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट हमारी लगातार इस पर काम भी कर रही है, लेकिन ये बहुत एक संतुलित तरीके से करना पड़ता है, लोगों की भावना को भी ध्यान रखना पड़ता है, और मुझे लगता है वो हमारी सरकार कर भी रही है, और मुझे इस पर दिखता है कि आने वाले समय में हम उस ओर बढ़ भी रहे हैं। एक और बात जो आती है और वो है जो अभी विंटर हमने टूरिज़्म शुरू किया है, तो इस इनिशिएटिव को आप किस तरह से देखते हैं? और क्योंकि खासकर पहाड़ी इलाकों में अगर टूरिस्ट आएँ, क्यों? क्योंकि साहब पॉल्यूशन है, कोहरा लगा हुआ है, और अगर पहाड़ में आते हैं तो आपको लगता है कि पहाड़ की आर्थिकी में ये एक बड़ा कदम हो सकता है? देखिए, हमारी सरकार ने अभी आपने देखा कि हमने शीतकालीन यात्रा शुरू की है, तो हम ये जरूर कहेंगे कि भाई ये जो हमारी यात्रा होती है मुख्य यात्रा, उसके बराबर नहीं, ऐसा नहीं है, उससे कंपेयर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10% 15% शुरू होगा तो एक नई शुरुआत है। हमारे जो होटल्स है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है, उसका कुछ उपयोग करना शुरू होगा। और मैं आपको, क्योंकि आज ही मैं जोशीमठ से आया हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक दिन औली में रहा, और औली में जो स्कीइंग होती है उसको पूरे मैंने उनके इंस्ट्रक्टर के साथ सारा समझा, हालांकि करने की भी कोशिश की, थोड़ा गिरा 2-4 बार, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका भी एक अलग आनंद है। हाँ, उसके बाद जिसके पार में कहते हैं थिचड़ जाता है, तो मैं थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन थिचड़ा कहीं? हाँ, नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह थिचड़ गया। लेकिन हम औली को, आप ये पहली बार मैं कहीं कह रहा हूँ, हम औली के लिए एक बहुत बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं। मैंने औली के वहीं से वीडियो कॉल किया देश के खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया को, और मैंने कहा मांडविया जी देखिए ये स्लोप, इस वक्त रमेश जी आपको जानकर हैरानी होगी कि कई हजार, मतलब हो सकता है 10,000 से भी ज़्यादा लोग देश के स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और तमाम दुनिया के भर के जाते हैं स्कीइंग करने के लिए। क्या हम उनमें से कुछ लोगों को औली में स्कीइंग नहीं करा सकते? और स्कीइंग को हम जिस तरीके से बढ़ाने वाले हैं और जिस तरह से हम उसको मार्केट करने वाले हैं, आपको आने वाले 4-5 महीने के अंदर दिखेगा कि हम औली को और अगले सीजन तक औली को तैयार कर लेंगे। मेरी वहाँ बहुत लोगों से बात हुई, पता नहीं कितनी तकनीकी रूप से हम ठीक है कि गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन हम औली के लिए बहुत सारी योजना बना रहे हैं। हम औली में हो सकता है कि नाइट स्कीइंग तक की व्यवस्था करें। ये पहली बार ऐसी बात शायद होगी कि हम वहाँ पर लाइट की व्यवस्था करके और नाइट में स्कीइंग हो। दुनिया के, हिंदुस्तान के जो हज़ारों लोग जा रहे हैं वो अलग, हम दुनिया के लोगों को यहाँ लाना चाहते हैं जो स्कीइंग करे। और आप देखिएगा, मैं कहता हूँ कि जिसके पीछे मैं पढ़ता हूँ, मैं औली में विंटर्स के लिए अपने जो टूरिस्ट है, विदेशी टूरिस्ट और देश के टूरिस्ट, इनको लाने की हम तैयारी करें। आपको अगले सीजन में ही
इसमें परिवर्तन नजर आएगा। अगला सीजन ओली के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगला सीजन पक्का। मैंने कहा, मैं कह के जा रहा हूँ, आप याद रखिएगा, ये अनिल बलूनी की आप इस पॉडकास्ट में याद रखिएगा कि अगला सीजन ओली में वो एक अलग और अद्भुत सीजन होगा। एक और बात, हम फर्स्ट टाइम हम नेशनल गेम का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो आपको लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे स्टेट के लिए, खासकर तब जब हम एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, खासकर जो हमारी खेल प्रतिभाएं हैं जिनको हम मंच नहीं दे पाते या उनको इंफ्रा नहीं मिल पाता, ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेशनल। देखिए, बिल्कुल देखिए, खेलों का एक बड़ा तरीके से दुनिया की सोच बदली है खेलों के प्रति। पहले जब हम छोटे थे तो कहते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। अभी उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया। खेलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आप देखिएगा ये जो हमारे नेशनल गेम्स हो रहे हैं इसका भी फर्क पड़ेगा आने वाले समय में। इससे भी इस तरह के गेम्स हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे। हम कोई राष्ट्रीय स्पर्धा कर रहे हैं, इसको बढ़ाएंगे। नेशनल गेम सबसे बड़ी स्पर्धा हमारी है, इससे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा, हमारे जो अधिकारी हैं जो खेल से जुड़े हुए हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और हम कोई बड़ी इस तरह के आयोजन कर सकते हैं। उत्तराखंड जैसा राज्य भी कंपेरेटिवली छोटा राज्य है, तो हमारा राज्य भी इतना बड़ा देश का आयोजन कर सकता है, इससे हमारे सभी लोगों का मनोबल बढ़ेगा। बट आपने सही कहा, ये कंपैरेटिवली छोटा राज्य है। आई थिंक 1-1.25% लगा लें अगर आप। बट आप देखिए, ये 1% वाला राज्य देश को 60% पानी देता है। ये जो 1% वाला राज्य है वो 1,00,000 करोड़ की सालाना पर्यावरणीय सेवा देता है। यही जो 1% का राज्य है जिसके पास 4 धाम है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, हमें प्रकृति ने इतना ब्लेस्ड किया है तो हम उस लेवल तक क्यों नहीं पहुँच पाते, या हम सब लोग जो चाहते हैं कि सबके जीवन में खुशियाँ आएँ वो क्यों नहीं कर पाते। देखिए रमेश जी, आपकी बात ठीक है। मैं जब अपने कैरियर के शुरुआत में था तो मैं पत्रकार था और जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो मैं लिखता था। मैं उस पर लगातार लिखता था कि हम कितना जल विद्युत बना सकते हैं, हम कितना किस किस तरीके के हमारे पास खनिज हैं, किस तरह के, ये सब मैं कहता था। अब उन चीज़ों का हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर लिखने में और इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी फ़र्क आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मान के चलिए उत्तराखंड सही दिशा में चल रहा है। हम लोग आने वाले समय में और इसको बेहतर करेंगे, इसकी गति को तेज करेंगे और आने वाले समय में आप मान के चलिए उत्तराखंड, आज भी देश के हर आदमी उत्तराखंड की ओर देख रहा है और हम आने वाले समय में जो लोग उत्तराखंड की तरफ देख रहे हैं उनको एक अच्छा हम उदाहरण पेश करेंगे। इसे बदल आप मुझे बताइए, जो राज्य के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ आपका कैसा कोऑर्डिनेशन है? देखिए, हमारा और पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम लगातार हम लोग संपर्क में रहते हैं। मेरी लोकसभा कोई भी समस्या हो, मैंने जब भी उनको फ़ोन किया उनकी तरफ से बहुत त्वरित उस पर काम भी हुआ है। अभी मेरे यहाँ जो बाई इलेक्शन हुआ केदारनाथ में, उसमें उन्होंने जिस तरीके से पूरा चुनाव उनके नेतृत्व में वहाँ पर रहा, वो एक बहुत ही बड़ा उदाहरण भी है। और हर वक्त हमारे यहाँ की कोई भी समस्या होती तो वो उस पर तेज़ी से रिएक्ट करते। साथ ही मैंने कई बार देखा है कि उन्होंने सभी अधिकारियों को भी ये इंस्ट्रक्शन दी है कि ऐसी कोई भी समस्या है तो उसको बहुत तेज़ी के साथ, हम लोगों का जैसे सांसद भी फ़ोन करते हैं तो उनके फ़ोनों पे बहुत जल्दी से रिएक्ट करना है, ऐसा बहुत स्पष्ट उनके निर्देश भी हैं। तो आपको लगता है कि स्टेट सही दिशा में जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे सही। देखिए क्या होता है, हर वक्त और गुंजाइशें रहती है। परफेक्ट तो कभी कुछ होता नहीं है, हर वक्त उसमें सुधार की गुंजाइश जरूर रहती है। लेकिन जिस तरीके से स्टेट चल रहा है, निश्चित तौर पे हम लोग ठीक दिशा पे चल रहे हैं और हम लोग आने वाले समय में इसको और अच्छे करना चाहेंगे। अनिल जी, पिछली बार जब मैं आपको इंटरव्यू कर रहा था ऋषिकेश में, तब मैंने आपको एक मजबूत भू कानून के बारे में सवाल किया। अब क्योंकि चीफ मिनिस्टर खुद कह चुके हैं और वो खुद कह रहे हैं कि मेरा भी कंसर्न है कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है या लोग आके ज़मीनें खरीद रहे हैं या गलत तरीके से खरीद रहे हैं, हम एक सख्त भू कानून लेके आएंगे। आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसा भू कानून उत्तराखंड को मिलना चाहिए? देखिए, मैंने अपनी बातों से मुख्यमंत्री जी और सरकार को भी अवगत किया है जिस तरह से मैं चाहता हूँ, क्योंकि अभी वो बहुत ही जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उसमें अभी मीडिया में बातचीत करना मेरे को लगता है बहुत उचित नहीं है। लेकिन मैंने अपनी सोच को और अपने विचारों से मुख्यमंत्री जी और सरकार को अवगत किया है और आप ये मान के चलिए हमारी सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलने की किसी की हिम्मत नहीं है और किसी कीमत पर आप मान के चलेगा ये बात
कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिकल चेंज हम होने नहीं देंगे, उत्तराखंड जो देवभूमि है उसके चरित्र को नहीं बदलने देंगे, उसकी जो चेहरा है उसको नहीं बदलने देंगे। किसी कीमत के अंदर भी कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर हमको कुछ भी बलिदान देना पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं है। इस देवभूमि के चरित्र को किसी कीमत पर नहीं बदलने देंगे। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज क्या हुआ कि अभी जो जांचें हुई ना अनिल जी, उससे 2-3 चीज़ें बहुत चौंकाने वाली आई कि जिन्होंने इंडस्ट्रियल पर्पस से लैंड लिए हैं उन्होंने उसको प्लॉट बना के बेच दी और वहाँ आबादी बसा दी। ऐसे कई सारे घटनाक्रम आए, उसमें पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई सारे बड़े लोग हैं। आपको लगता है कि किसी भी लेवल के हों, अगर उन्होंने उल्लंघन किया है तो हमें एक नज़ीर पेश करनी होगी। हमारे राज्य की ये छवि नहीं बननी चाहिए कि साहब कोई भी आएगा हमारे कानून के साथ खिलवाड़ करके चला जाएगा, या कोई भी सोचेगा अरे यहाँ तो सब चलता है। ऐसी छवि नहीं बननी चाहिए स्टेट की। देखिए रमेश जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे हमने कहा ना हम ठीक दिशा में, हम इस विषय पे बहुत ठीक दिशा पे। जैसे मैंने आपको कहा कि हर चीज़ में गुंजाइश होती है, इसमें गुंजाइश भी नहीं है, हम इतना ठीक दिशा में। और ये घबराहट मैंने पिछले कुछ दिनों में जो लोग हैं उनमें देखी भी है। जो इस तरह की शक्तियाँ वो घबराई हुई हैं और सबको पता है कि उत्तराखंड इसको नहीं स्वीकार करेगा, उत्तराखंड की जनता भी स्वीकार नहीं करेगी, उत्तराखंड की सरकार भी जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है वह भी इसको स्वीकार नहीं करेगी। और आप मान के चलिए, जब मैंने आपको कहा है इस बात का मतलब है कि उन जो लोग इससे जुड़े हैं वो घबराए हुए, भयभीत हैं, और आने वाले समय में इसको रोक लगेगी और इसमें रिवर्स भी होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं स्टेट की? देखिए, हमारे लिए बहुत सुखद है ये बात कि हम लोग जब बहुत छोटे थे, हम तो बहुत विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा में जो बीजेपी यूथ जो है उसमें काम करते थे, तो हम लोग बहुत सारे नारे लगाते थे और हमारा कोमल मन था। हम तो बड़े राजनीतिक नहीं थे उस वक्त, छोटे कार्यकर्ता थे, संघ के स्वयंसेवक थे, तो हम कहते थे बलिदान हुए जहाँ मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मैं आपको बताऊँ, ये नारा नहीं था, कन्विक्शन था। हम एकदम कन्विक्शन के साथ नारे लगाते थे कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हम कहते थे भगवान राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, 2 विधान नहीं चलेंगे, हम ये कहते थे। और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे जब ये नारे लगाते थे, इतना मन से लगाते थे। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। यूसीसी हमारे लिए बहुत बड़ा कमिटमेंट हम लोगों का था, और इससे जितना राजनीति में जो हुआ होगा, लेकिन जितना हमारे मन को जो शांति मिली है, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि यूसीसी मेरे स्टेट से शुरू हुआ है, तो हमारे लिए ये अपार प्रसन्नता की बात है। ये आने वाले समय में बाकी राज्य भी शुरू कर रहे हैं, इससे असर जो पड़ेगा वो तो पड़ना ही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे राज्य से शुरू हुआ। मेरे लिए ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े पल दिए हैं, हमारे को यूसीसी का पल दिया हमको। मुझे 370 जब हटी, तो रमेश जी आउट ऑफ कंटेक्स्ट जरूर होगा, लेकिन आप ये यूसीसी से जुड़ा है इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि 370 पर मैंने वोट दिया, ये मेरे लिए एक अकल्पनीय चीज़ थी कि 370 पे दिया, ट्रिपल तलाक पे दिया, जो हम बचपन से बोलते आ रहे थे, उस पर वोट देने का मुझे मौका मिलेगा पार्लियामेंट के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। और अब एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, और ऊपर वाले ने ऐसा समय दिया कि एक राष्ट्र और एक चुनाव में कि जो जेपीसी बनी उसमें अनिल बलूनी सदस्य हैं, तो मेरे लिए तो ये अद्भुत पल है। बट अनिल जी, जाहिर है स्टैंडिंग कमेटी में मुद्दा डिस्कशन में आएगा, बट मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, जेपी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, सॉरी, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए कर रही है? बिकॉज उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो आपको ही होगा। जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारा नैरेटिव आपका बना होगा, नेशनल नैरेटिव, रीजनल इशू गौण हो जाएंगे, लॉजिस्टिक के मामले में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, स्ट्रैटेजी के मामले में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, रीजनल पार्टीज़ तो वैसे ही कमज़ोर पड़ जाएंगी, और दूसरा एक टेंडेंसी मेंटेन होगी कि साहब हम तो 5 साल रहेंगे ही रहेंगे। देखिए क्या है, आप दूसरी चीज़ें सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि नहीं, मैं सिक्के का दूसरा पहलू भी आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, आप देखिए दूसरा पहलू भी, लेकिन एक देश में एक बार चुनाव होगा, ये कितनी बड़ी बात हो। बट ये 67 तक तो होता ही था। हाँ, होता था ना। हम, अरे भाई आपने अच्छी बात बोली है, हम यही बोल रहे हैं कि इसमें क्या गलत है। 67 तक होता था, तब तक जो है वो किसी तरह के हमारे फेडरल सिस्टम को खतरा नहीं था।
आज फेडरल सिस्टम को खतरा हो जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं जेपीसी का मेंबर ही हूँ, लेकिन आप देखिएगा ये सब चीज़ें, जितने कानून हम बना रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि इससे हमको फ़ायदा होगा, लेकिन रमेश जी इसका जो सिक्के का सही पहलू है वो देखिए, इससे देश को फ़ायदा हुआ। हम जितने काम कर रहे हैं, अगर हम ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, हम 370 की बात करते हैं, हम यूसीसी की बात करते हैं, हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, इससे देश को कितना बड़ा फ़ायदा होगा। ये एक है तो सेफ है से किसको फ़ायदा मिलता है? नहीं देखिए, एक है तो सेफ है, ये नज़रिया है भाई, सबका अपना अपना, इसमें कोई गलत कुछ नहीं है, इसमें कहाँ गलती है? नहीं, इसमें ये बोला जाता है कि आप एक कम्युनिटी के खिलाफ हेट्रेड फैला रहे हैं, आप एक कम्युनिटी को कह रहे हैं कि साहब आपको अगर सेफ रहना है तो आपको एक रहना होगा, ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। देखिए मैंने कहा सोच सोच का है, या आपकी सोच इस प्रकार की हो सकती है, हमारी सोच नहीं। हम तो सबको कह रहे हैं देश एक है तो सेफ है। अगर इस देश के अंदर देश को नुकसान पहुंचाने की बातें होती हैं, अगर इस देश के अंदर इस तरह की बातें होती है, अगर सोरस जैसे लोग देश को विखंडित करने की कोशिश करते हैं, अगर देश के पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों की बात करते हैं, अगर देश के अंदर कोई आदमी इस तरह की बातें करता है जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके समर्थन में बात करता है, तो ये ठीक है क्या? हमारा देश 138 करोड़ का इतना प्रभावी और इतना ताकतवर देश है, ये सौरज जैसे लोग हमारे देश को ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। फिर ये तो मैं यही कह रहा हूँ, हमारी एजेंसीज के ऊपर मैं आपको रमेश ये कह रहा हूँ, ऐसे लोग नहीं कर सकते, लेकिन जब कुछ मिल जाते हैं तो फिर तब सोचना पड़ता है कि कैसे होगा। ये देखते हैं कि कोई घर का द्रोही को पकड़ लीजिए ना। नहीं तो अब जनता ने पकड़ लिया है, जनता ने पकड़ लिया है कि कौन कौन है। जनता ने देशद्रोहियों को समझ गया कि कौन लोग विदेशों से जो चल रहा है उसके हाथ की कठपुतली बने, ये देश में समझ लिया है। जब हम सोरोस की बात करते हैं, जब हम इस तरह की बात करते हैं कि जो हिंडनबर्ग के, जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, ये कौन है जो इस तरह के मुद्दे लेके आता है, ये कौन है जो अलग अलग तरीके के मुद्दे ढूंढ के लाता है देश के बारे में, और हर बार प्रूव होता है कि ये लोग कौन है। जब जॉर्ज सोरोस की कंपनी कांग्रेस से समर्थित चीज़ों को फंडिंग करती तो उसका मतलब नहीं समझ आता क्या? कुछ चीज़ें हमें जनता को समझानी है, निर्णय जनता को लेने दीजिए। बट आप देखते हैं जैसे पार्लियामेंट प्रोसीजर इतने डिस्टर्ब होते हैं, इतना रकस हम देखते हैं, आपको लगता है एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर आपको लगता है यार मैं कुछ मुद्दे उठा सकता था, मुझे मौका मिल सकता था, बट हर बार मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ों से एडजस्टमेंट हो जाता है, तो इसकी लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना कि पार्लियामेंट स्मूथ चले करके? नहीं, ऐसा नहीं है, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। एक लोकतंत्र में, एक लोकशाही में, एक स्वस्थ लोकशाही में ऐसी बात नहीं कर सकते कि सरकार की जिम्मेवारी है, विपक्ष की भी उतनी जिम्मेवारी होती है। रोज़ आप नया नया तरीके का नाटक करना, रोज़ पार्लियामेंट के दरवाजे पे खड़े होकर सांसदों को नहीं घुसने देना, मारपीट करना, रोज़ तरह तरह के बैग ले टका के, कभी पैलेस्टाइन, कभी कुछ लेके आ जाना, कभी रोज़ नया मुखौटा पहन के आ जाना, कौन कर रहा है ये? क्या जनता देखती नहीं है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके पार्लियामेंट में डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? सब लोग देखते हैं। बट मैंने तो 2004 से 2014 तक अपनी आंखों से ये सब देखा, मतलब जिस तरह से जितने एग्रेसिवली हाउस में आपका बीजेपी करती थी 2004 से 2014 तक, कांग्रेस तो कहीं भी नहीं दिखाई देती उसके मुकाबले। नहीं, इसमें फ़र्क है। हमारा मुद्दा होता था कि जो जनता से जुड़ा मुद्दा हो, जो जनता की समस्या से जुड़ा मुद्दा हो, कोई महंगाई का है, कोई अलग अलग विषय हम लोग रोज़ लेके आते थे। हम कभी ऐसे नहीं आते थे कि अमेरिका से एक अखबार छपेगा, उसमें देश के खिलाफ एक खबर छपेगी और उसका डिस्टर्बेंस शुरू होगी। ऐसा कभी आप हमारे विपक्ष के समय पे, आप तो संसद टीवी में काम करते थे, कभी ऐसे एक उदाहरण हो तो आप जरूर मुझे गिनाइएगा। एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनिल बलूनी एरोगेंट हैं, अनिल बलूनी हंसते नहीं हैं, अनिल बलूनी मिलते नहीं हैं, आपके बारे में नैरेटिव क्यों है? देखिए, ज़रूर ये है, अब ये क्यों हुआ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब लोकसभा में जब मैं अपनी लोकसभा क्षेत्र में जाता हूँ तो लोग मुझे ज़रूर कहते हैं कि ये झूठ ज़रूर फैला देते थे, आपसे मिलके ऐसा कभी नहीं लगा है। तो मुझे संतुष्टि है कि मेरी लोकसभा के लोग ये सब समझ गए कि कुछ लोगों ने फैलाया है। वो गाना जो था दिल्ली रोने वाला, वो परसेप्शन हटा है। नहीं, देखिए, कुछ लोग मेरे गांव में बैठ के ही, मैं जिस गांव में वोट डाल रहा था, मुझसे ही सवाल पूछ रहे थे कि साहब आपके बारे में ये है। तो मैंने कहा मेरे भाई, मेरे ही गांव में मैं वोट डालने आया हूँ, अपना वोट डालने वाले सवाल क्यों पूछते हो? कांग्रेस की ये मास्टरी है
कि किस प्रकार से झूठे मुद्दों को बार बार बोल के करो। और मेरे खिलाफ बार बार इस तरह के मुद्दे आते रहे और बोलते रहते, लेकिन मेरे को इनसे कोई परवाह नहीं है। मेरे आपको पता, मैं कैंसर से अपना जीवन लगभग खो बैठा था। मेरे को, मैं जब मौत से नहीं डरा तो इन सब चीज़ों से क्या डरने वाला हूँ। जो बोलेगा बोलेगा। मैं अपनी गढ़वाल लोकसभा को देश की सबसे अच्छी लोकसभा बनाए, मेरा कर्तव्य है कि मैं सबसे नंबर 1 लोकसभा बनाने के लिए संघर्ष करूं। और मैं आपको कह के जाता हूं, मेरे पास, मैं राज्यसभा में था और मेरे पास और भी बहुत सारे विकल्प थे। मैंने विकल्प चुना है कि नहीं, मेरे को अपने गढ़वाल की सेवा करनी है, अपने पहाड़ की सेवा करनी है। मैं उसके लिए आया हूँ, किसी चीज़ से नहीं डरने वाला हूँ, आगे बढ़ूंगा। इस गढ़वाल के लिए रोज़ नया काम करूंगा। मैं रोज़ दिल्ली के एक एक मंत्री के पैर जाके पकड़ता हूँ, रोज़ दिल्ली में एक मंत्री के जाके आगे भीख मांगता हूँ कि मेरे पहाड़ के लिए करना है, मेरे पहाड़ के लिए करना है। मैं कल रात को, जब कल शाम को मैं औली में था, मैंने वहीं से मनसुख भाई मांडविया को, खेल मंत्री को, बोला कि मेरे औली को नंबर 1 बनाना है। मैं जहाँ जाता हूँ, रेल मंत्री के पास जाता हूँ तो बोलता हूँ मेरे यहाँ 2 स्टेशन आते हैं, इनको बेहतरीन स्टेशन बनाओ। मैं जब टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे डार्क जोन खत्म कर दो। मैं जब पर्यावरण मंत्री से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ मंत्री जी मेरे यहाँ ये फॉरेस्ट क्लियरेंस है, इसको प्लीज़ कर दो, मेरी 184 सड़कें रुकी हैं, इसको बना दो। मैं जब गृह मंत्री जी से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ कि गृह मंत्री जी से कि मेरे यहाँ बॉर्डर विलेज है, इन तक सड़क पहुँचनी है, मुझे कुछ पैसा इसके लिए दे दो। मैं रोज़ ये काम करता हूँ और रोज़ किसी मंत्री को जाके पकड़ के इस अपने पहाड़ के लिए काम करने के लिए प्रयास करता हूँ। मेरे बारे में जो फैलाएगा उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। बट फॉलोअप होता है इन, जैसे मान लीजिए आप मिल के आए, आपने एक बात बताई, तो उसका फॉलोअप कैसे करते हैं आप? नहीं, मैं एक कि वो अंजाम तक पहुंचे। मैं अपने कैलेंडर से काम करता हूँ। मैं जिन चीज़ों को मांग उठाता हूँ उनको दोबारा से वापस आ जाता हूँ, दोबारा बार बार उसको हैमर करता हूँ, बार बार जाता हूँ। जब भारत सरकार के किसी बड़ी मंत्री को ये लगता है कि ये पीछे ही पड़ गया है तो क्यों नहीं इस काम को कर दो, उस काम को कर रहा है। मैं पौड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा प्लानिटोरियम बना रहा हूँ, एक माउंटेन म्यूजियम बना रहा हूँ, जिसको मैंने अपनी सारी सांसद निधि दी थी। फिर मुझे लगा कि 20-22 करोड़ से क्या होगा, इसको तो बहुत बड़ा बनाना है। मैंने उसकी कीमत 70 करोड़ से ऊपर ले गया और अब मैं चारों तरफ रोज़ जाता हूँ हरदीप पुरी जी को कि साहब ONGC से कुछ पैसे दिला दो, साहब जाता हूँ अपने खट्टर साहब के पास कि आपके पास बहुत सारा CSR है, इसके लिए कुछ दिला दो। इस तरह से सारा काम करना है। अब मैं अपने पूरी लोकसभा में हर जिले में 1-1, 2-2 कॉलेजों को अडॉप्ट कर रहा हूँ। मैं रमेश जी आपको बताता हूँ, ऐसे कॉलेज बन रहे हैं, ऐसे कॉलेज की हमारी परिकल्पना है, उस पर काम होगा कि आप देख के उन कॉलेजों को हैरान जाएगी कि ये क्या गढ़वाल के कॉलेज हैं। ऐसे डिजिटल बोर्ड के साथ, ऐसे हर कैफेटेरिया, उनके बाथरूम, उनकी तमाम सुविधाएं, हर कॉलेज में जिम लगाने की मेरी आगे योजना है, हर कॉलेज के अंदर खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनाने की योजना है। तमाम योजनाओं पे काम कर रहा हूँ और कितना पूरा होगा देखते हैं आगे। नहीं, अच्छा है, जब आपकी मंशा अच्छी है तो ईश्वर फिर साथ देता है, वो होता है काम। एक ना आजकल आपने देखा हाउस में गृह मंत्री जी के ऊपर ये आरोप लगा कि साहब उन्होंने अम्बेडकर साहब का अपमान किया और ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मैटर बना है। देखिए, आपने तो पूरा सुना है, उन्होंने क्या कहा, उन शब्दों को सुना है, उसमें से एक लाइन को काट के जो उसके दूसरी लाइन है उसको हटा दिया। ऐसे ही गृह मंत्री जी का वीडियो तेलंगाना से शुरू हुआ था, जब उन्होंने आरक्षण की बात की थी। उस वीडियो को आधा काट के वहाँ के बड़े मंत्रियों, और मैं कहना चाहता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री के सिस्टम से उस वीडियो को, एक फेक वीडियो को चलाया गया, जिसमें बाद में सब लोग सफाई देते रहे। हमने कहा कि इन सबके मोबाइल जब्त करो जिनके मोबाइलों से ये झूठा मैसेज निकला। ये कांग्रेस का डिज़ाइन है, किस तरह से फेक मैसेज बनाओ, गृह मंत्री जी के नाम से डाल दिया। जिस समय पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री जी ने बोला, मैं तो कह रहा हूँ ना, दूध का दूध पानी का पानी, आप अभी खोल के उसको सुन लीजिए कि गृह मंत्री जी ने क्या कहा। गृह मंत्री जी ने उन लोगों को, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनको लानत डाली कि तुम लोग क्या करते रहे हो अंबेडकर जी के साथ। अंबेडकर जी को किसी ने सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी है, उसको उतना काट के और चला दिया। ये कांग्रेस का तरीका है काम करने का, और कुछ लोग फंस जाते हैं इस तरीके में, मीडिया के लोग वो भी चलाने लग जाते हैं। लेकिन गृह मंत्री जी ने क्या कहा वो सबको स्पष्ट रूप से उसमें दिखा है। आप नेशनल पॉलिटिक्स से खुश हैं? देखिए, मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स करने में कोई खुश की बात नहीं है। हमारा एक संकल्प लेके हम लोग, मैं संघ का स्वयंसेवक बने थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने थे कि हम राजनीतिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। उस गिलहरी के बराबर के योगदान के लिए हम लोग आए और उसको कर रहे हैं। नगर निकाय में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? देखिए, जिस तरह से हमारे पास फीडबैक और आकलन है, हमें लगता है कि उसमें कोई आसपास भी नहीं है।
कांग्रेस तो लगता तैयार भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में है, मानसिक रूप से भी तैयार नहीं है, और पहले से हारा जैसे व्यवहार कर रहे हैं। हमारी तैयारी बहुत आगे है। हमने हमारी आज चुनाव समिति की बैठक हो गई है, हम उसकी तैयारी में लगे, और हमें लगता है कि हम एक पहले से कहीं बड़ी जीत की ओर नगर निगम में रहेंगे। बट आप नेता इंपोर्ट क्यों करते हैं? मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ आपके कार्यकर्ताओं का क्या होगा, क्या वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए, झंडा लगाने के लिए? कई सारे कांग्रेस के नेता, दूसरे पार्टी के नेताओं को लाया जा रहा है, भाई आप अपने लोगों को क्यों नहीं तैयार? ऐसा आपको गलत फहमी है, हमारे अपने ही लोग सब जगह रहते हैं। क्या आज हमारे 5 सांसद हैं, क्या अनिल बलूनी इंपोर्ट किया हुआ है? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत इंपोर्ट? मैं विधानसभा में जैसे बहुत नाम गिना सकता हूं। ठीक है, लोकसभा एक बड़ा मैं आपको बताता हूँ, आप बताइए ना, हम कहीं नहीं, हम लोग अपने उस पर करते हैं, और हमारी बाकी समय समय पर रणनीति होती है, उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ओके, एक लास्ट में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि 6 साल राज्यसभा के और 6 महीने लोकसभा के, 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा, आपको ज़्यादा आनंद कहाँ आ रहा है? निश्चित तौर पे देखिए, लोकसभा में ज़्यादा आनंद आता है। लोकसभा में आप जनता के प्रति सीधे रूप से जिम्मेवार होते हैं। लोग राज्यसभा में थोड़ा संकोच करते हैं आपको पकड़ने में, आप भी थोड़ा आलस्य में रहते हैं। अभी तो आपका आलस्य समाप्त कर दिया, अभी आलस्य समाप्त हो गया है। और देखिए क्या है कि जितने लोग हमारी लोकसभा में है, 5 लाख से अधिक लोग तो दिल्ली में मेरी लोकसभा के रहते हैं, रोज सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग पकड़ लेते हैं, तो ठीक है। लेकिन ठीक है ना, वो उनकी एक्सपेक्टेशन उसमें गलत क्या है? हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। और मुझे बहुत लगता है कि मैं थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूट अपने पहाड़ के लिए कर पा रहा हूँ, कुछ लोगों का दुख दर्द ठीक कम कर पा रहा हूँ, कुछ लोगों को एम्स में रोज़ इलाज की ज़रूरत है, उनका इलाज कर रहा हूँ। आज ही मैंने मुंबई में टाटा कैंसर हॉस्पिटल में 3 लोगों को भेजा है। रोज़ इस तरीके से कुछ करके लगता है कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि संतुष्टि नहीं है अभी लगता है कि और ज़्यादा ताकत लगानी चाहिए और शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पहाड़ के लोगों में उद्यमिता का भाव आए, वो स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ें, अपनी मिट्टी में ही रह के काम करें, हमारे पास जो भी लैंड है उसका हम सदुपयोग करें। आप कैसे मानते हैं कि हम कैसे इसका विस्तार कर सकें, मतलब लोगों को कैसे हम कह सके, कन्विंस कर सके कि नहीं साहब, उद्यमिता एक बहुत बड़ा रास्ता आगे बढ़? देखिए, हो भी रहा है, इसको और तेज करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप जगह जगह जाएंगे तो आप देखेंगे नए नए तरीके हमारे लोग इसमें कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। अगर आप कहीं सुदूर दूर के गांव में भी जाएंगे तो आप देखेंगे ये नया तरीका निकाला हुआ, भाई ये तरीका काम धंधे का ये अच्छा तरीका है। तो मुझे लगता है वो हो रहा है, और इसमें सरकारों का रोल है निश्चित तौर पे। इससे हम लोग इससे पलायन नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अपने आप से भी होना होता है। और मुझे लगता है कि हमारे बच्चे, जो नए बच्चे हैं, उसमें मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि ये सोच आई है, और वो नए नए तरीक़ों से काम धंधा शुरू कर रहे हैं, उसमें नए तरीक़ों से व्यवसाय में आ रहे हैं, और कई बार आप देखेंगे बहुत यूनिक से आइडियाज़ लेके आते हैं और उस पर काम भी कर रहे होते हैं। तो इसमें परिवर्तन आ रहा है। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट के मंच में आने के लिए। आपने सुना राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी को। गढ़वाल को लेकर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं जाहिर की हैं, साथ ही साथ कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर हमने उनसे बात की। जाहिर है उत्तराखंड के लिहाज से अगर हर कोई अपनी, जैसा कि उन्होंने कहा, गिलहरी जैसी भूमिका अदा करेगा तो हम एक बेहतरीन राज्य उत्तराखंड को बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।